हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू माय क्लास। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें क्या वेरिएशन आता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के हमने पढ़ा था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो दो तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पर मोलर कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या वेरिएशन आ रहा है, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ेंगे उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पर उसके मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है या किस तरीके से वो वेरी करता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको समझ लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, कोई सॉल्यूशन है, मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मान लो 1 मोल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोल है, उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो आयंस प्रोड्यूस किए गए हैं, उन आयंस की कंडक्टिंग पावर को ही मोलर कंडक्टेंस कहते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहां पर एक दूसरा शब्द आ रहा है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जनरली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो पहले समझो, सॉल्यूशन जो होता है आपका, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो पहला एग्जांपल आप देख लो, एक वाटर है, शुगर है, दोनों को मिक्स किया, कम अमाउंट में शुगर है और ज्यादा अमाउंट में वाटर है। तो यहां पर जो वाटर होता है वो काम करता है सॉल्वेंट का, जो कम अमाउंट में होता है जैसे शुगर है तो शुगर एज अ सॉल्यूट काम करता है। यहाँ पर वाटर और शुगर का कोई काम नहीं है, हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना है और उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन तैयार करना है। तो जैसे KCl को वाटर में मिक्स किया, वाटर ज्यादा अमाउंट में है तो वाटर एज अ सॉल्वेंट बिहेव करेगा, KCl कम अमाउंट में है तो KCl आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। इतना क्लियर हो गया। अगर हम इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि KCl और अपॉन कर देंगे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का अमाउंट उससे डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा उस सॉल्यूशन का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन अगर निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, इस ओवरऑल सॉल्यूशन का हमको क्या बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो आपको KCl यानी कि सॉल्यूट बढ़ाना पड़ेगा या सॉल्वेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, सॉल्यूट बढ़ाना पड़ेगा। देखो ना, कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा। न्यूमरेटर में सॉल्यूट का अमाउंट है ना, तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये घट नहीं जाएगा। तो आपको इसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा ना कि सॉल्वेंट का, तो कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा। तो यहां पर को सबसे पहले कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पर इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आ रहा है, इसको देखने का काम क्या सबसे पहले डे बाय हकल ऑन सागर ने, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर इक्वेशन दी, जिस इक्वेशन को कहते हैं डे बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, लैम्डा एम मतलब किसी गिवन कंसंट्रेशन पर उस सॉल्यूशन का की कंडक्टिविटी इज इक्वल टू उस सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, समझाऊंगा मैं भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी -a√c, c उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है और a कांस्टेंट है। तो यहां पर को बात आई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आपको क्या कर देना है, कंसंट्रेशन कर देना है 0। कंसंट्रेशन 0 करने का मतलब समझे, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 0 कर रहे हो तो इसका मतलब सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, इस सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे।
ठीक है, यहाँ पर देखो ना, अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका तो ये ओवरऑल वैल्यू कम नहीं आ जाएगी। यानी कंसंट्रेशन जब अगर आपका सॉल्वेंट का अमाउंट इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये इसका जो कंसंट्रेशन है वो जीरो के इक्वल नहीं, जीरो की तरफ को टेंड नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जब कुल मिलाकर के ये है कि सॉल्वेंट का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा कर देते हो आप लोग, बहुत ज्यादा कर देते हो, तो उस केस में जो उसका कंसंट्रेशन लगभग लगभग जीरो के समथिंग आने लग जाएगा। जैसे उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जीरो की तरफ को टेंड करेगा तो उस टाइम पर उस सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ना, उसे वो कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको लैम्डा एम और ऊपर पावर में इंफिनिटी लगा करके इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब जो डेबाय हकल ओनसागर है, इन्होंने सबसे पहले इस इक्वेशन के बेसिस पर एक ग्राफ के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करी है। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ पर को इन्होंने दिया मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम लिया, और यहाँ को लिया इन्होंने अंडर रूट सी। ठीक है, वैसे अंडर रूट सी इंटू 10⁴ कुछ इस तरीके से कर रखा है, बट आप ऐसे समझ लो कि मोलर कंडक्टिविटी और जो कंसंट्रेशन है उसके अंडर रूट के बीच इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है। तो जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने क्या पाया, देखिए मैं इसको थोड़ा सा बुक से देख करके इसका जो भी नंबरिंग इसमें दी है इसमें इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं इससे। तो देखिए ग्राफ आप लोगों का दिया है, ये यहाँ को जो है 20 से स्टार्ट कर रखा है, 20 40 है ना, 20 का आपको जनरली 80 100 120 इस तरीके से लिया है, इवन 160 तक लिया है ऊपर तक इसने यहाँ इस बुक में। ये 140 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर को फिर भी यहाँ पर को भी आप वही 20 के अंतराल में लेंगे, 40 60 80 है ना, 100 और आप इसको 120 कर दो, 140 और 160। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ जनरली आपको केवल इतना समझना है, एक्स एक्सिस की तरफ को कंसंट्रेशन का अंडर रूट लिया है और वाई एक्सिस की तरफ को लैम्डा एम लिया हुआ है। तो जो ग्राफ यहाँ पर को इन्होंने प्लॉट किया है वो ग्राफ जनरली इन्होंने कुछ इस तरीके से प्लॉट किया है। देखो मैं इसको बना दूं तो कुछ इस तरीके से, बस आपको ग्राफ इंपोर्टेंट, बस इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझो, पहले इस ग्राफ को समझो, हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो कंसंट्रेशन की वैल्यू जैसे जैसे कम हो रही है, कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रहा है, कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रहा है, इसका मतलब समझो तो थोड़ा सा, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। दोबारा ध्यान दो, कंसंट्रेशन घटने का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन देखो ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम नहीं हो जाएगा। सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है यानी कि पानी उसमें ज्यादा बढ़ रहा है। जिस भी चीज में वाटर ज्यादा हो जाता है तो डाइल्यूट नहीं हो जाती वो चीज। तो वही चीज तो यहां पर कह रहा हूं कि अगर आपका कंसंट्रेशन जीरो की तरफ को टेंड कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो की तरफ को आ रही है, जीरो की तरफ को आ रही है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ रहा है आपका। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ रहा है यानी कि डाइल्यूट हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कंसंट्रेशन घटने का मतलब है उसका जो डाइल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है। इस बात का विशेष तरीके से ध्यान देना। अगर कंसंट्रेशन 10 to 0 की तरफ को टेंड अगर करेगा तो उस समय पर जो कंडक्टिविटी होगी ना उस सॉल्यूशन के लिए, मोलर कंडक्टिविटी वो मैक्सिमम होगी। देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा एम की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। कब है मैक्सिमम, जब इसकी जो कंसंट्रेशन है या फिर डाइल्यूशन, मैं कहूँ डाइल्यूशन जब मैक्सिमम है या कंसंट्रेशन टेंस टू 0 है तो उस समय पर उस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इसी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को ही लैम्डा एम इंफिनिटी से दिखाया गया है, जिसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग विशेष तरीके से नोट कर लेना।
तो ये ग्राफ हो गया आपका डे बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन के लिए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने समझाया कि डाइल्यूशन को घटाने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जीरो की तरफ को टेंड करता है, उस समय को लैम्डा एम की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होती है। इसी मैक्सिमम लैम्डा एम की वैल्यू को ही कहा गया है लैम्डा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, बाकी मैंने डाइल्यूशन का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है बता दिया, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा डाइल्यूशन घटेगा, डाइल्यूशन घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ में आप लोग देख रहे हो इस साइड को आ रहे हो, लेफ्ट साइड को आ रहे हो, यानी कि कंसंट्रेशन जीरो की तरफ को टेंड। यहाँ पर ओरिजिन है ना, ओरिजिन पर तो जीरो होता है सब चीज, तो कंसंट्रेशन जैसे यहाँ पर जीरो की तरफ को टेंड कर रहा है उस समय देखो ये मैक्सिमम है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसीलिए इसको लैम्डा एम इन्फिनिटी कहा गया है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपका हो गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इतना काफी है, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन को याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग की जगह आप लिखोगे यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration for weak electrolyte। अब यहां पर आप इलेक्ट्रोलाइट कैसे ले लो? वीक ले लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? जिसको वाटर में डिजोल्व करा तो वो इजीली टूटेगा नहीं। एग्जांपल इसके लिए CH3COOH, अगर इसको वाटर के साथ डिजोल्व करोगे ना तो ये टूटेगा आपका CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, बट ये एकदम से नहीं टूटेगा, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस में ये टूटेगा, इसलिए हम इस इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब फिर वही चीज, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हमने इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है और घटाना है। ठीक है, यानी कि इसका डाइल्यूशन बढ़ाएंगे घटाएंगे और देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहां पर को कोई एक अगर मैं ग्राफ खींच दूं इसके लिए, तो ग्राफ अगर खींचा जाए तो वहां यहां पर भी ग्राफ सेम आप लोग कंसंट्रेशन और किसके बीच ग्राफ खींचोगे? लैम्डा एम के बीच, दोनों के बीच ग्राफ खींचोगे, जो इससे पहले खींचा था आपने, सेम इसी तरीके से ग्राफ खींचोगे। यहाँ को आप लोगे कंसंट्रेशन का अंडर रूट और यहाँ को लोगे आप मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं ऐसे ही देखो रैंडमली आप जैसे पिछले उसमें बनाया था ग्राफ 20, ये 20, 40, 60 इस तरीके से, और यहाँ भी 20, 40, 60, 80 इस तरीके से ग्राफ खींच लो। तो ओवरऑल आपको देखो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो यहाँ पर को क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन घटा रहे हो, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो देखो ये जाते जाते ये डाइल्यूशन जो है जीरो भी हो जाएगा ना, जैसे यहाँ को आ रहा है तो ये भी देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक टाइम पे ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ को टेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे ये जीरो की तरफ को टेंड कर रहा है जो कंसंट्रेशन है, यानी कि डाइल्यूशन जब बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो जो ये मोलर कंडक्टिविटी है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था कुछ इस तरीके का आ रहा था ग्राफ, लेकिन यहाँ पर को ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है इस तरीके से कि इस तरह, अब अंतर तो आएगा ही ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ को आएगा ये, तो एकदम से ये इन्फिनिटी की तरफ को टेंड कर रहा है, तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है। तो और बाकी जो है इसको एक्सप्लेन करने का काम किया एक नए साइंटिस्ट यहाँ पर आएंगे जिन्होंने इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से स्टडी किया। इन साइंटिस्ट का नाम है कोलराउस। ठीक है, कोलराउस, तो इनका स्पेलिंग देख लेना, KOH KOHL होगा, कोलराउस,
AUSH, ठीक है, कोलराउस लॉ। एक साइंटिस्ट आए कोलराउस करके, ठीक है, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, तो वो स्टेटमेंट है देखो मैं पढ़ के ही बता देता हूं। इनका जो स्टेटमेंट है, दी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यानी कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि मान लो आप लोग CH3COOH ये एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, इस इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी मान लो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ये है, ठीक है, इस तरीके से है। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा कह रहा है, स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट को समझो, ये कह रहा है कि किसी जो द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू the sum of molar conductivities of its cations and anions। देखो इसके कैटाइंस CH3CO ये एनाइन हो गया और साथ में ये कैटाइन, इसके मोलर कंडक्टिविटी और इसके मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी इसकी मोलर कंडक्टिविटी। यही कह रहा है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है जैसे डेफिनेशन। देखो इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ना, दिस इज इक्वल टू होगी सम ऑफ इस एनाइन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी प्लस इस कैटाइन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3COO नेगेटिव, इसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी प्लस ये हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन पॉजिटिव के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और बाकी अगर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अगर इस इक्वेशन में आपका दिया हुआ है तो जनरल जाहिर सी बात है, जैसे मान लो इस तरीके से दिया हुआ है तो 2 यहां पर कर लोगे, 2 यहां पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये आगे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये तो रहा इसका जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस है, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये जब टूटेगा, ध्यान देना आप लोगों को पता होना चाहिए SO4 पर मैक्सिमम कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पर कितने हैं, 3 है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, 3 इंटू -2 कितने, -6। तो इस -6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पर भी टोटल कितना होना चाहिए टोटल कितना होना चाहिए बताओ, पॉजिटिव चार्ज जब ये टूटेगा ना, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होना चाहिए, +3, तभी तो 2 एल्यूमिनियम में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो +6 आएगा, और ये +6 और ये -6 है, तभी तो Al2SO4 का होल थ्राइस क्या आएगा आपका, न्यूट्रल आएगा ना। तो जब ये टूटता है तो ये टूटता है 2Al3 पॉजिटिव प्लस SO, देखना ये SO4 यानी कि 3 SO4 है, ठीक है, 2 नेगेटिव, तो इस पर टूटता है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग कोलराउस लॉ किसके इक्वल होगा, देखो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल टू इस एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आप देखोगे इसका कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस आपका आ जाएगा SO4 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, SO4 2 नेगेटिव, और कितना है इसके आगे लिखा हुआ 3 है। तो ये कोलराउस लॉ कहता है, ये इस तरीके से समझो, ठीक है। मीनिंग समझ गए ना कोलराउस लॉ का। बाकी स्टेटमेंट तो आप लिख सकते हो, ठीक है, बाकी मैं बता देता हूं, आप लिख लो इसको। तो दी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू दी सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटाइंस एंड एनाइंस विथ ईच कंडक्टेंस टर्म, ठीक है, ईच कंडक्टेंस टर्म, जो ये ईच कंडक्टेंस टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई करना है
बाय द नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव आयंस प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि आपके जितने भी आयन है ना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप इन कंडक्टेंस टर्म को। ठीक है, इन कंडक्टेंस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो नंबर ऑफ आयंस है। जैसे इसके एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के कितने आयन है, 2 हैं, और SO4 2 नेगेटिव के कितने हैं, 3 हैं। तो इन रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ आयंस से आप इन कंडक्टेंस टर्म को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बोलता है कोलराउस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का कोलराउस लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने किसका लॉ किया था, डे बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन किया था। ठीक है, तो इतना आप लोगों का होना चाहिए। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं, कोलराउस लॉ पर बेस्ड इक्वेशन है, ताकि और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा हमारा। एक न्यूमेरिकल काफी है। तो देखिए न्यूमेरिकल, देखिए आप न्यूमेरिकल है आपका, जैसे मान लो HCl है, NaCl है, और CH3COONA है, CH3COONA। ठीक है, HCl की मोलर कंडक्टिविटी दी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी कि आपको वैल्यू दी है लैम्डा HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, ये वैल्यू दी है 426.1। इसकी वैल्यू इतनी दी है। NaCl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये वैल्यू आपको दी हुई है 126.5। ठीक है, बाकी यूनिट तो लैम्डा एम की जो यूनिट होती है मोलर कंडक्टिविटी की, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल करके इसकी यूनिट होती है। और आपको CH3COONA का जो वैल्यू दी है लैम्डा CH3COONA का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये वैल्यू आपको दी हुई है 91.0 इतना दिया है। और बाकी ध्यान देना, इनकी जो यूनिट होगी ना, सबकी यूनिट ये है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ध्यान देना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोलर कंडक्टिविटी है, उसकी यूनिट लिखनी आ जाती है, तो यूनिट इस तरीके से होती है इसकी। ठीक है, बाकी मैंने बताया है